देखिए, आज जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने सारे शेयर्स कंपनी रेशू नहीं कर रही है। उसमें से कुछ है कि शेयर्स कंपनी रेशू कर रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, इसमें ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, ओनली सम ऑफ देम आर रीइश्यूड। इस तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्वर्णगंगा लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each payable as ₹40 per share on application, ₹30 per share on allotment and balance ₹30 per share on first and final call. Applications were also received for 6000 shares exactly as was required by the company, and therefore all applicants were allotted shares fully. All installments due on shareholders were called up and amounts thereof were received by the company except allotment money and final call money on 500 shares. These shares were subsequently forfeited by the company. Of these shares, only 400 shares were reissued at ₹80 per share. Pass necessary journal entries regarding issue, forfeiture and reissue of shares. देखिए, स्वर्णगंगा लिमिटेड कंपनी 6000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है और एप्लीकेशंस भी उनके पास 6000 शेयर्स के लिए आए हैं। इसका मतलब कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब हुआ और कंपनी के एक एक शेयर जो है वो ₹100 का है और कंपनी फेस वैल्यू ₹100 है और कंपनी उससे इशू भी ₹100 में कर रही है। मतलब किसी प्रकार के प्रीमियम पर इशू नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, और इस ₹100 की फेस वैल्यू को कंपनी केवल 3 इंस्टॉलमेंट में रिकवर कर रही है। एप्लीकेशन के साथ ₹40 पर शेयर, अलॉटमेंट पर ₹30 पर शेयर एंड बैलेंस ₹30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ने सारे इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू थे शेयर्स पर वो मंगवाए भी हैं और उन्हें सभी शेयर होल्डर के तरफ से लगभग सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्राप्त हुआ है, मिला भी है। केवल 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ और वो 500 शेयर्स कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए और तत्पश्चात उसमें से केवल 400 शेयर्स कंपनी ₹80 पर शेयर के अनुसार रीइश्यू कर रही है। मतलब जिस शेयर्स की फेस वैल्यू ₹100 थी वो शेयर को केवल 80 पर शेयर ₹80 में इश्यू किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कंपनी रीइश्यू के समय अपने शेयर्स ₹20 पर शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि आप इश्यू, फॉरफिचर और रीइश्यू की एंट्रीज कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी ने कुल 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे, लेकिन उसमें से केवल कंपनी 400 शेयर्स ही रीइश्यू कर रही है। मतलब वो जो 500 फॉरफिटेड शेयर्स है उनमें से केवल 400 शेयर्स ही अभी कंपनी किसी और को बेच रही है और किसी और को बेचते समय एक एक शेयर जो ₹100 का था उसे कंपनी ₹80 में ही बेच रही है। मतलब ₹20 डिस्काउंट पे बेच रही है। अब क्योंकि यहाँ कंपनी जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए थे सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रही, उनमें से केवल 400 शेयर्स रीइश्यू कर रही है। मतलब ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट बीइंग रीइश्यूड, ओनली सम ऑफ देम आर बीइंग रीइश्यूड। तो ऐसे केस में अंत में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से जो अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, ये हमें यहाँ पे पहले वर्किंग नोट में देखना होगा। वर्किंग नोट में हम पहले यहाँ पे उस अमाउंट का कैलकुलेशन कर देंगे जो अंत में, मतलब ये 400 शेयर्स रीइश्यू होने के पश्चात
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वो कैलकुलेशन होने के पश्चात ही हम एंट्रीज आरंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ता है? ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स जो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स अगर कंपनी फॉरफिट कर रही है क्योंकि उसने कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट तो ऐसे शेयर पे भी कंपनी को मिला ही होता है। ठीक है, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो प्राप्त हुआ ही रहता है, कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऐसे शेयर पे भी कंपनी को प्राप्त हुआ रहता है, यानी ऐसे शेयर पे भी कुछ ना कुछ अमाउंट पे हो चुका रहता है, जिसको बोलते हैं पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। और वो जो पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स है, उससे कंपनी फॉरफिटर की एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, और जब वही शेयर दोबारा रीइश्यू हो जाते हैं तो रीइश्यू होने के पश्चात, रीइश्यू के समय यदि कंपनी ने वो शेयर्स डिस्काउंट पे रीइश्यू किए हैं तो डिस्काउंट पे रीइश्यू करने के कारण जो कुछ लॉस हो रहा है, उस लॉस के अमाउंट को वो जो पहले फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है, ठीक है, फॉरफिटर की एंट्री में, उस अमाउंट में से रीइश्यू के समय डिस्काउंट पर रीइश्यू किए जाने के कारण जो लॉस हो रहा है उसे रिकवर करने के पश्चात बचा हुआ जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करती है। लेकिन और उसका मैंने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था कि रीइश्यू के पश्चात कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाए। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंट्री ऑफ फॉरफिचर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट credited to the forfeited shares account in the entry of forfeiture minus amount debited to the forfeited shares account in the entry of reissue। मतलब फॉरफिचर की एंट्री में जितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया गया उसमें से रीइश्यू की एंट्री में जितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है वो माइनस करने के बाद बचा हुआ जो अमाउंट है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। पर मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए ये केवल तभी आप निकालोगे जब ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं, सारे फॉरफिटेड शेयर्स जितने फॉरफिट किए थे कंपनी ने सब रीइश्यू किए जाते हैं। तो फिर अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर हो ज्ञात करने के लिए, वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। किंतु जैसे आज का क्वेश्चन है जिसमें all forfeited shares are not being reissued, only some of them are being reissued, यदि सारे forfeited shares इशू नहीं किए जा रहे हैं उसमें से कुछ है कि इशू किया जा रहा है, तो फिर वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया उस फॉर्मूले से आप वो अमाउंट ज्ञात नहीं कर सकते जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब ऐसे केस में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 500 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं इनका कितना अमाउंट फॉरफिट होगा जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए कौन सा अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है। ठीक है, यानी जिस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उस शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स पे कितना अमाउंट कंपनी को पे कर दिया है। ठीक है, जो पेड अप अमाउंट है उसका, वो पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, उसमें यदि कोई प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है, कुछ प्रीमियम भी पेड है, तो पेड प्रीमियम माइनस करके बचा हुआ अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, मतलब उसे फॉरफिट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आज प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो 500 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं इन पे जो भी पेड अप अमाउंट है, पेड अप अमाउंट ऑन 500 फॉरफिटेड शेयर्स, जो भी अमाउंट कंपनी को इन 500 शेयर्स पे मिल चुका है वो अमाउंट फॉरफिट करेंगे हम, उस अमाउंट को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे फॉरफिटर की एंट्री में। तो ये 500 शेयर्स पे अमाउंट कितना मिला होगा कंपनी को, कितना अमाउंट पे हुआ है,
तो वहां बताया गया है कि ये 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ये दोनों तो मिले ही नहीं। अब ये जो 500 शेयर्स है इनका तो अलॉटमेंट मनी से ही पेमेंट बंद हो गया था, इन 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी भी प्राप्त नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर मिला क्या है ये 500 शेयर्स का? केवल एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी ₹40 पर शेयर है। तो इसका मतलब ये 500 शेयर्स पे ₹40 पर शेयर के अनुसार 500 into 40 ₹20,000 कंपनी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, 500 into 40 ₹20,000 कंपनी को मिल गया था। यानी ये 500 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट था, ठीक है, फॉरफिटेड नहीं कहेंगे उसे, ये 500 शेयर्स का जो पेड अप अमाउंट था इट वाज ₹20,000। वो 20,000 ही फॉरफिटेड अमाउंट बन जाएगा, उसी को फॉरफिट किया जाएगा। तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगा 20,000। ठीक है, अब इसमें से केवल 400 शेयर्स ही यदि रीइश्यू किए जा रहे हैं तो 400 शेयर्स रीइश्यू होने के पश्चात कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसके लिए क्या करना होगा आपको? पहले ये जो 400 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं इनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट निकालना होगा। वो जो 20,000 है वो तो सारे जितने शेयर फॉरफिट किए गए सबका फॉरफिटेड अमाउंट है, उसमें से केवल 400 ही रीइश्यू किए जा रहे हैं। तो जो 400 रीइश्यू किए जा रहे हैं उनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट ज्ञात करना होगा। और वो किस तरह ज्ञात करेंगे? पहले मैं यहां लिखता हूं, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स। 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट क्या है? उन 500 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन मनी मिला है, मैंने अभी बताया आपको, और एप्लीकेशन मनी 40 पर शेयर था, तो 500 शेयर्स into 40 20,000, ये 500 शेयर्स का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स मैं यहां लिख देता हूं, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹40 पर शेयर। शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹40 पर शेयर, ठीक है, और दैट इज एप्लीकेशन मनी, क्योंकि केवल एप्लीकेशन मनी 40 पर शेयर मिला था। 500 शेयर्स into ₹40, इसका टोटल अमाउंट हो रहा है 20,000। तो इसका मतलब ये 500 शेयर्स का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 20,000 है। ये 500 शेयर्स का अगर पेड अप अमाउंट 20,000 है, ये पेड अप अमाउंट ये फॉरफिट करते हैं, तो 500 शेयर्स का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 20,000। अब इसमें से केवल 400 शेयर्स ही रीइश्यू किए गए, तो पहले हमें 400 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट निकालना होगा। वो किस तरह निकालेंगे? 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 20,000 है, तो 400 शेयर्स का कितना है? अब देखिए, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं यहां, प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड amount of proportionate amount of reissued shares is equal to, यहां लिखना number of shares reissued, number of shares reissued multiplied by total forfeited amount upon total number of shares forfeited, total number of shares forfeited। देखिए किस तरह का फॉर्मूला हो रहा है? प्रोपोर्शनेट
forfeited amount of reissued share. Proportionate forfeited amount of reissued shares is equal to number of shares issued multiplied by total forfeited amount of, ऐसा कर देता हूं मैं, total forfeited amount of all forfeited shares. देखिए, proportionate forfeited amount of reissued shares is equal to number of shares reissued into total forfeited amount of all forfeited shares upon total number of shares forfeited. अब नंबर ऑफ शेयर्स reissued कितने हैं? 500 शेयर्स फॉरवर्ड किए गए थे, उसमें से रीइश्यू हो रहा है केवल 400. तो नंबर ऑफ शेयर्स reissued 400 मल्टीप्लाइड बाय टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट ऑफ ऑल फॉरवर्डेड शेयर्स, नॉट ओनली reissued शेयर्स. टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट, ऑल टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट ऑफ ऑल फॉरवर्डेड शेयर्स, जितने भी शेयर फॉरवर्ड किए गए थे सबका टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट अब वो है 20,000. तो 400 इंटू 20,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरवर्डेड, वो कितना है? 500. आपने टोटल 500 शेयर्स फॉरवर्ड किए थे. तो प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट ऑफ reissued shares is equal to number of shares reissued into total forfeited amount of all forfeited shares upon total number of shares forfeited. Number of shares reissued है 400 multiplied by total forfeited amount of all forfeited shares है 20,000 upon total number of shares forfeited है 500. 400 into 20,000 upon 500. अब देखिए, इसका आंसर आ रहा है 16,000. ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16,000. इसका मतलब ये जो 400 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं, 400 शेयर्स, इनका प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट जो होगा वो ₹16,000 होगा. ठीक है, तो ऐसे केस में जहां सारे शेयर्स जो फॉरवर्ड किए गए वो सभी शेयर्स अगर इश्यू नहीं हो रहे हैं तो फिर कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है वो जितने शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं उनके प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट से वही शेयर रीइश्यू करते समय अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो उस डिस्काउंट का अमाउंट सब्सट्रैक्ट करने के बाद बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, अगर सारे शेयर्स जितने भी फॉरवर्ड किए गए वो सब रीइश्यू किए जा रहे हो तो फिर तो जो भी टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट होता है, ठीक है, उनमें से वही शेयर रीइश्यू करते समय अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है. पर जब सारे फॉरवर्डेड शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे, ओनली सम ऑफ देम आर बीइंग रीइश्यूड, तो ऐसे केस में पहले ये देखना पड़ता है कि जितने से शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं उनका प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट कितना होगा, और उस प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट से वही शेयर रीइश्यू करते समय जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उस डिस्काउंट का टोटल अमाउंट सब्सट्रैक्ट करके फिर बाद में जो अमाउंट बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है. तो हमने देख लिया कि जितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनका प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट है ओनली 16,000. ठीक है, अब यही शेयर इश्यू करते समय इस 16,000 में से जितना डिस्काउंट का अमाउंट होगा, ये 400 शेयर इश्यू करते समय जितना डिस्काउंट का अमाउंट है, ठीक है, वो डिस्काउंट का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने पे जो अमाउंट बचेगा उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब वो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है. पहले मैं यहां लिख देता हूं प्रोपोर्शनेट forfeited amount of 400 reissued forfeited shares, और वो आ रहा था ₹16,000. 400 जो रीइश्यू किए जा रहे हैं शेयर, 400 फॉरवर्डेड शेयर्स जो अब रीइश्यू किए जा रहे हैं उनका प्रोपोर्शनेट फॉरवर्डेड अमाउंट हमने देखा आ रहा है 16,000. अब यही 400 शेयर रीइश्यू करते समय इस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उस डिस्काउंट का अमाउंट
इस 16,000 में से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उससे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब ये 400 शेयर्स पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? टोटल डिस्काउंट कंपनी रीइश्यू के समय अपना एक एक शेयर जो 100 रुपीज का था उससे 20 रुपीज डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रही है। ठीक है, 100 रुपीज का शेयर कंपनी 20 रुपीज डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है। यदि कंपनी 20 रुपीज डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर 400 शेयर्स जो कंपनी ने रीइश्यू की, इसका टोटल डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 400 शेयर्स इंटू ₹20, 8,000। वो 8,000 इसमें से माइनस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट जो है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, माइनस अमाउंट ऑफ टोटल डिस्काउंट ऑन reissue of these 400 forfeited shares, और वो है हमने अभी देखा 20 रुपीज पर शेयर के अनुसार 400 शेयर का 8,000। अब ये 16,000 से 8,000 माइनस करने पे जो 8,000 बच रहा है, बस ये 8,000 हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये 8,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये जो 8,000 है, ये अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था जो जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें करना था। हमने देख लिया कि 8,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्रीज आरंभ करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि कंपनी 6,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती थी। ठीक है, और कंपनी को एप्लीकेशन भी 6,000 शेयर्स के लिए प्राप्त हुए, मतलब कंपनी का इश्यू थोड़ी सा है। अब कंपनी के बैंक अकाउंट में जब एप्लीकेशन मनी आता है शेयर्स का, तो उसकी एंट्री कैसी होती है? वो एंट्री फर्स्ट एंट्री है, और वो एंट्री कैसी होती है? देखिए, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इस एंट्री का अमाउंट जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है वो इस एंट्री का अमाउंट होता है। कंपनी 6,000 शेयर इश्यू करना चाहती थी, 6,000 शेयर, और 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भी आया, तो 6,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भी आया, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर यहाँ है ₹40। तो इसका मतलब यदि एप्लीकेशन मनी ₹40 पर शेयर है, तो इसका मतलब ये है कि 40 into 6,000, ठीक है, 2,40,000 का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। ठीक है, अब ये हो गई एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री। ठीक है, अब इसके पश्चात नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? जब इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तब किस तरह की एंट्री होती है?
देखिए उस समय एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ तो ये 2,40,000 जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पहली एंट्री में क्रेडिट किया गया, ये एंटायर 2,40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इश्यू और सब्सक्राइब नहीं हुआ, इसलिए ना ही किसी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो रिफंड करना पड़े, ठीक, या आगे किसी और कॉल में अलॉटमेंट में किसी और कॉल में एडजस्ट करना पड़े, ऐसा कोई केस यहाँ है ही नहीं। इश्यू फुली सब्सक्राइब है, फुली सब्सक्राइब है तो जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी उतने शेयर का एप्लीकेशन मनी आया है और इसमें कोई प्रीमियम भी इंक्लूड नहीं है। तो एंटायर 2,40,000 यहाँ से हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। अब यदि इसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इसे रिवर्स करना होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमने उसे फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है तो उसे डेबिट करके रिवर्स करेंगे। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 और अब उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 2,40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। चलिए अब एप्लीकेशन मनी की दोनों एंट्रीज हो गई। बैंक अकाउंट में 2,40,000 to equity share application account 2,40,000 and then equity share application account में 2,40,000 to equity share capital account 2,40,000। अब इसके पश्चात अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री किस तरह होती है? यदि उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है शेयर होल्डर पे? अलॉटमेंट मनी पर शेयर है केवल ₹30। कंपनी ने शेयर इशू किया 6,000 शेयर्स इनटू ₹30 1,80,000। तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। चलिए अब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके पश्चात अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा उसकी एंट्री। अब सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आ कितना रहा है। अलॉटमेंट मनी ड्यू तो सारे शेयर होल्डर पे 1,80,000 है, पर आप जानते हो कि 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी प्राप्त नहीं हुआ है कंपनी में। अब 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी हो कितना रहा है? 500 शेयर्स इंटू ₹30 जो हो रहा है 15,000। अब इस 1,80,000 में से 15,000 नहीं आया तो फिर कितना आया? 1,80,000 में से 15,000 नहीं आया तो ओनली 1,65,000 अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की जो एंट्री होगी वो ओनली 1,65,000 की होगी। और वो किस तरह होगी? देखिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,65,000 से, क्योंकि ओनली 1,65,000 अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आ रहा है। सारे शेयर होल्डर पे वैसे ड्यू था 1,80,000 पर 500 शेयर्स का तो आया नहीं। 500 शेयर्स का 15,000 नहीं आया तो 1,80,000 से 15,000 माइनस करके 1,65,000 आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000 और इतने अमाउंट से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,65,000। बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,65,000। अब ये जो एंट्री हम देखी, लेकिन ये इस दृष्टि से की कि कंपनी किसी प्रकार का पॉलिसी निरेशन
अकाउंट मेंटेन नहीं करती. कंपनी डज नॉट मेंटेन any calcinaries account, and it is no practice to transfer the unpaid amount of installment to calcinaries account. उनके पास ना कोई ऐसा calcinaries account मेंटेन किया जा रहा है, ना ऐसी कोई उनकी प्रैक्टिस है अनपेड अमाउंट को calcinaries account में ट्रांसफर करने की. तो ऐसे केस में ये एंट्री होगी. देखिए, if company maintains a calcinaries account and it has a practice to transfer the unpaid amounts of installments to calcinaries account, then what will be the alternative entry? यदि कंपनी कॉल्सिनियर्स अकाउंट मेंटेन करती है और किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है उसे कॉल्सिनियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की कंपनी की प्रैक्टिस है, तो उस केस में फिर ये जो एंट्री अभी हमने की है इसकी अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी, देखिए वो भी मैं बता देता हूं. अल्टरनेटिव एंट्री में बैंक अकाउंट उतनी अमाउंट से डेबिट किया है जितना इस एंट्री में किया गया था. बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, लेकिन वो जो 15,000 का अलॉटमेंट मनी अनपेड है 500 शेयर्स का, उसे कॉल्सिनियर्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे. और ये दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्सिनियर्स अकाउंट डेबिट, ये दोनों अकाउंट जब हम डेबिट कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पूरा 1,80,000 से क्रेडिट कर देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, कॉल्सिनियर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000. चलिए, ये अलॉटमेंट मनी बैंक में रिसीव होने की एंट्री इस दृष्टि से हो गई कि कंपनी कॉल्सिनियर्स अकाउंट मेंटेन करती है. अब इसके पश्चात केवल एक कॉल बाकी है. कंपनी ने 3 ही कॉल में अपने शेयर्स का पूरा इश्यू प्राइस कॉल किया है, 3 इंस्टॉलमेंट. अब केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर्स है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कंपनी ₹30 पर शेयर मंगा रही है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी केवल ₹30 पर शेयर ड्यू है. तो 6,000 शेयर्स का कितना हो गया? 6,000 शेयर्स इंटू ₹30, 1,80,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000. चलिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री. अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया तब कैसे एंट्री होगी? अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी पूरा तो नहीं आएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में. ये जो 1,80,000 ड्यू है ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि वहां भी 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी को मिला नहीं. अब जो अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है 500 शेयर्स का, उसका भी अमाउंट उतना ही होगा जितना अनपेड अलॉटमेंट मनी का था 15,000. क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ₹30 पर शेयर जो है 500 शेयर्स का 500 शेयर्स इंटू ₹30 उतना ही होगा जितना अलॉटमेंट का अमाउंट अनपेड था 15,000. उतना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट अनपेड है 15,000. तो 1,80,000 सारे शेयर होल्डर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू था और उसमें से 15,000 अनपेड है. इसका मतलब बैंक अकाउंट में 1,65,000 ही आया. जितना फर्स्ट अलॉटमेंट का आया था उतना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी आया. तो देखिए, अब बैंक अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के रिसीव होने की एंट्री. देखिए, बैंक अकाउंट में तो उतना ही आ रहा है 1,65,000. तो बैंक अकाउंट तो 1,65,000 से डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,65,000. बैंक अकाउंट डेबिट
1,65,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपॉन 1,65,000। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री इस दृष्टि से हमने की कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल्स इन रिलीज अकाउंट। पर फिर वही जैसा अलॉटमेंट के समय हमने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया था, ये कंपनी मेंटेन से कॉल्स इन रिलीज अकाउंट, कंपनी यदि कॉल्स इन रिलीज अकाउंट मेंटेन करती है तो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी? देखिए बैंक अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे जैसा पहले वाली एंट्री में किया था। बैंक अकाउंट में 1,65,000, लेकिन वो जो 15,000 का अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है, अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, उसको कॉल्स इन रिलीज अकाउंट में डेबिट करना होगा। कॉल्स इन रिलीज अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, कॉल्स इन रिलीज अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000। ये हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री इस दृष्टि से कि कंपनी मेंटेन्स कॉल से निवेश अकाउंट। अब सारे इंस्टॉलमेंट जो थे उनकी एंट्रीज हो चुकी। अब जो 500 शेयर्स जिन पर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ था, वो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए गए, तो उनके फॉरफिचर की एंट्री कैसी होगी? अब आपको पता है कि फॉरफिचर की एंट्री में सबसे पहला काम किया जाता है क्या? सबसे पहला काम क्या करना होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? फॉरफिचर जिस स्टेज पे किया जा रहा है उस स्टेज तक कंपनी ने हर शेयर पे जितना अमाउंट मंगवा लिया है, मतलब हर शेयर पे जितना अमाउंट कॉलअप किया है, उसमें यदि कोई प्रीमियम इंक्लूड हो तो उसको माइनस करके जो कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, जितना अमाउंट फॉरफिचर के स्टेज तक कंपनी हर शेयर का मंगवा चुकी है, जिसे कहेंगे कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर, उसमें से प्रीमियम माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसको कहेंगे कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उस अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को मल्टीपल करने पे जो अमाउंट आता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट डेबिट करेंगे? फॉरफिचर किस स्टेज तक? फॉरफिचर किस स्टेज पे हो रहा है? आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फॉरफिचर के स्टेज तक कंपनी हर शेयर पे पूरा 100 रुपीज मंगा चुकी है। 40 रुपीज एप्लीकेशन के साथ 30, अलॉटमेंट के साथ 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो पूरा 100 हो गया। 100 रुपीज पूरा कॉल हो गया, प्रीमियम तो कुछ इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो फिर कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम इज ₹100। अब इस 100 रुपीज से हम नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 को मल्टीपल करेंगे। अब वो कितना हो रहा है अमाउंट? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 100। 500 into 100 50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम 50,000 से डेबिट कर देंगे। अब फॉरफिचर की एंट्री में सेकंड स्टेप क्या होती है? यदि ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे कोई प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है तो उसे सिंपली प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। बट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज द शेयर्स आर नॉट इश्यूड एट प्रीमियम, सो क्वेश्चन ऑफ डेबिटिंग सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट डज नॉट अराइज। उसको छोड़ दीजिए, सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इस आज के प्रस्तुत क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम पे शेयर इश्यू नहीं हो रहे, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर स्टेप 3 क्या है फॉरफिचर की एंट्री में? ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना अमाउंट पेड अप हो चुका है, मतलब जितना अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, उसे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। उसमें यदि कोई प्रीमियम इंक्लूड हो तो सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है पहले। लेकिन आपने देखा कि आज
अभी मैंने बताया कि ये शेयर्स आज जो क्वेश्चन है इसमें शेयर्स प्रीमियम पे इशू ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम को एक्सक्लूड करने का कोई प्रश्न ही नहीं, प्रीमियम कहीं पे कहीं इंक्लूड है ही नहीं, प्रीमियम पे शेयर इशू ही नहीं हो रहा है। तो ये 500 शेयर्स पे जितना भी अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, वो पूरा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में गेट किया जाता है। अब पेड अप अमाउंट कितना है, हम वर्किंग नोट तैयार करते समय देख चुके कि 500 शेयर्स का पेड अप अमाउंट कितना है, पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स 500 फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये 500 शेयर्स जिस किसी शेयर होल्डर के पास थे, उसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया था कंपनी को, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी तो दिया ही नहीं। तो एप्लीकेशन मनी उनका पेड अप अमाउंट है और एप्लीकेशन मनी पर शेयर का 40, तो 500 शेयर्स का हम देख चुके। 500 शेयर्स का टोटल एप्लीकेशन मनी कंपनी को जो मिला था, जो ये 500 शेयर्स का पेड अप अमाउंट है, वो कितना हो रहा था, 500 शेयर्स इनटू 20,000 इन 500 शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका था, जिसे आप कह रहे हैं पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो पूरा 20,000 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 20,000। अब इसके बाद क्या किया जाता है, फॉरफिचर के एंट्री में इसके बाद के स्टेप क्या है, जिस किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अनपेड है, उस इंस्टॉलमेंट के अकाउंट को जितना अमाउंट उसका अनपेड है उस अनपेड अकाउंट से क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये दोनों इंस्टॉलमेंट के अमाउंट अनपेड है, तो अलॉटमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है उतने अमाउंट से अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का, इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना अमाउंट अनपेड है उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए हम पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट अनपेड है हम पहले देख चुके। अलॉटमेंट का 15,000 अनपेड है 500 शेयर्स का, तो 15,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और फर्स्ट कॉल का भी उतना ही अमाउंट अनपेड है, हम पहले देख चुके हैं 15,000, तो फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को भी 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी 15,000। देखिए एंट्री कैसी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 50,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 15,000। ये फॉरफिचर की एंट्री होगी। और फॉरफिचर की एंट्री भी दो तरह से होगी। ये एंट्री करते समय हमने ऐसा सोचा है कि कंपनी कोई कॉन्सिडरेस अकाउंट मेंटेन नहीं करती। अगर कंपनी कॉन्सिडरेस अकाउंट मेंटेन करती हो तो फिर इसकी भी एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी। वो किस तरह से होगी, देखिए देखिए उस एंट्री में भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो अभी जितने अमाउंट से डेबिट किया था इसके पहले की एंट्री में उतनी अमाउंट से डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से डेबिट किया था हमने इसके पहले, अभी भी 50,000 से डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ डेबिटिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डज नॉट अराइज इन दिस प्रॉब्लम बिकॉज शेयर्स आर नॉट इश्यूड एट प्रीमियम, ठीक है। अब फिर सेकंड स्टेप यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में उतनी अमाउंट से डेबिट होगा जैसा इसके पहले के एंट्री में किया गया था, ठीक है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया था हमने इसके पहले फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को 20,000 से, 20,000 से अभी भी
डेबिट नहीं, सॉरी, कितने अमाउंट से हमने परपेचुअल शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया था इसके पहले ट्रेडिंग, परपेचुअल शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 20,000 से क्रेडिट किया था, तो अभी भी 20,000 से क्रेडिट करेंगे टू परपेचुअल शेयर्स अकाउंट 20,000। अब इसके बाद फर्क क्या है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी उतनी अमाउंट से डेबिट किया जैसे इसके पहले की एंट्री में किया था, परपेचुअल शेयर्स अकाउंट को भी उतनी अमाउंट से क्रेडिट किया जैसे इसके पहले किया था। फर्क यह है कि इसके पहले की एंट्री में अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना अमाउंट अनपेड था उसको हमने दो अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट किया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन यहाँ वो टोटल अनपेड अमाउंट अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी, वो टोटल अनपेड अमाउंट एक साथ कॉल से नीलेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो कॉल से एरियस अकाउंट अब कितना अनपेड था, 30,000 टोटल, अलॉटमेंट का भी 15,000 अनपेड था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 15,000, टोटल 30,000 इन दोनों इंस्टॉलमेंट का अनपेड अमाउंट है, उसको कॉल से नीलेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए एंट्री कैसी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू परपेचुअल शेयर्स अकाउंट 20,000 टू कॉल से नीलेस अकाउंट 30,000। ये परपेचुअल की एंट्री इस दृष्टि से हो गई कि कंपनी कॉल से नीलेस अकाउंट मेंटेन कर रही है। अब परपेचुअल की एंट्री भी हो गई, इसके बाद कहा गया है कि यही 500 शेयर्स कंपनी ने, सॉरी ये पूरे 500 शेयर्स में, इन्हीं 500 शेयर्स में से 400 शेयर्स, ये जो फॉरवर्ड किए गए 500 शेयर्स अभी, इनमें से 400 शेयर्स कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से बेच दिया, रीइश्यू कर दिया, और रीइश्यू करते समय एक एक शेयर ओनली 80 रुपीज में रीइश्यू किया। तो फिर अब मैंने आपको पहले बताया था कि रीइश्यू के समय कंपनी जिस किसी व्यक्ति को ये शेयर फिर से बेच रही है उससे एंटायर अमाउंट लमसम एक साथ ले लेती है, इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती। तो अब केवल 400 शेयर्स कंपनी रीइश्यू कर रही है किसी और को, और एक एक शेयर रुपीज 80 पे बेच रही है, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 400 शेयर्स इंटू रुपीज 80, और वो हो रहा है 32,000। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 32,000 आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 400 शेयर इशू करके कंपनी को 32,000 का कैश मिल रहा है, 32,000 का अमाउंट मिल रहा है, उसे बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000। लेकिन यदि ये 400 शेयर्स फिर से इशू किए जा रहे हैं तो फिर ये 400 शेयर्स का एंटायर फेस आपको फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका एंटायर फेस वैल्यू, अब देखिए आपने जब 500 शेयर प्रॉफिट किए थे तो उनका फेस वैल्यू 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया था, इसलिए डेबिट किया था कि पहले यही 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जा चुका था, पर ये 500 शेयर जब फॉरवर्ड कर दिए गए, इनका जिस किसी को दिए गए थे उससे वापस ले लिए गए, तो फिर इनका स्टेटस कैसा हो गया, पहले इशू किए थे बाद में वापस ले लिए तो अनइश्यूड हो गए, इनका स्टेटस हो गया अनइश्यूड। और अनइश्यूड शेयर का मैं पहले भी बता चुका हूं कि अनइश्यूड शेयर्स का अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसको वहां से रिवर्स करने के लिए फॉरफीचर के एंट्री में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था 50,000 से 500 शेयर्स के फेस वैल्यू से। लेकिन अब उन्हीं 500 शेयर्स में से 400 शेयर्स फिर से रीइश्यू कर दिए गए, तो फिर अब इस 400 शेयर्स का फेस वैल्यू अगेन आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। अब वो तो हो रहा है 400 इंटू 100, क्योंकि फेस वैल्यू पर शेयर है 100, 400 इंटू 100 40,000, और आपके बैंक अकाउंट में तो आया 32,000, तो बैंक अकाउंट को केवल 32,000 से डेबिट हुआ। अब इसके आगे इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 40,000 से क्रेडिट कैसा करें, डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि कंपनी को रीइश्यू करते समय 400 शेयर्स रीइश्यू करते समय 8,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू 100 थी और कंपनी ने रीइश्यू करते समय हर शेयर 80 रुपीज में ही बेच दिया, 20 रुपीज पर शेयर लॉस हुआ है डिस्काउंट के कारण। 20 रुपीज पर शेयर के अनुसार पूरे 400 शेयर जो रीइश्यू किए गए उनका 400 शेयर्स इंटू 28,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। और वो 8,000 का लॉस ही का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट में केवल 32,000 डेबिट हुआ, जबकि इसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 40,000 से क्रेडिट करना है 400 शेयर्स के फेस वैल्यू से। तो 8,000 का डिफरेंस जो आ रहा है ये डिस्काउंट के कारण, डिस्काउंट में रीइश्यू करने के कारण जो लॉस हुआ है वही डिफरेंस। अब उसके बारे में पता है आपको क्या किया जाता है। ऐसे फॉरवर्डेड शेयर्स जब कभी भी डिस्काउंट में रीइश्यू किए जाते हैं तो डिस्काउंट में रीइश्यू किए जाने के कारण जितना लॉस हो रहा है वो लॉस पहले वाले शेयर होल्डर के जिसके पास पहले थे शेयर जिसके फॉरवर्ड किए गए
उसका जितना अमाउंट फॉरवर्ड किया था उसमें से रिकवर किया जाता है। जैसे पहले जिस किसी के पास 500 शेयर्स थे उसका 20,000 हमने फॉरवर्ड किया था, इसमें से अब इस 8,000 के लॉस को, ये जो रीइश्यू के समय डिस्काउंट पे रीइश्यू करने के कारण हो रहा है, इस 8,000 के लॉस को वो 20,000 से हम रिकवर करेंगे। अब वो 20,000 जो पहले वाले शेयर होल्डर का फॉरवर्ड किया है उसको फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट में हमने पहले क्रेडिट किया है। ये देखिए इसमें से अब रीइश्यू के समय डिस्काउंट पे रीइश्यू किए जाने के कारण जो 8,000 का लॉस हो रहा है, यदि उसे रिकवर करना है तो अब वो 8,000 हमें फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट में डेबिट करना होगा। ठीक है, ये इंटर 20,000 जो पहले वाले शेयर होल्डर का हमने फॉरवर्ड किया था वो पहले फॉरवर्डर की एंट्री में यदि फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया था, अब उसमें से 8,000 रीइश्यू के समय होने वाला लॉस रिकवर करना है तो उस 8,000 को फिर फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो हम फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट डेबिट 8,000। और कभी भी ये याद रखिए कि यदि फॉरवर्ड शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहे हैं, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू होने के कारण जितना टोटल लॉस हो रहा है उस लॉस को कभी भी रीइश्यू के एंट्री में फॉरवर्ड शेयर्स अकाउंट में डेबिट कर देना है। ठीक है, बैंक अकाउंट में रीइश्यू के समय शेयर्स रीइश्यू करके जितना अमाउंट कंपनी को मिल रहा है वो बैंक अकाउंट में डेबिट करना है। जैसे यहाँ 32,000 मिल रहा था, एक शेयर कंपनी ने 80 रुपीज में फिर से बेच दिया किसी और को। ठीक है, 400 शेयर बेचे तो 400 शेयर 80 रुपीज पर शेयर के अनुसार बेच के 32,000 जो कंपनी को कैश मिल रहा था उसे बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। ऐसा हमेशा ही करना। फॉरवर्ड शेयर इशू करके जितना अमाउंट मिल रहा है कंपनी को बैंक अकाउंट में डेबिट करना, और वो फॉरवर्ड शेयर इशू करते समय टोटल जितना उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, वो डिस्काउंट को फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में डेबिट करना है। ठीक है, और अब देखिए आप बैंक अकाउंट को यदि आपने डेबिट कर दिया 32,000 से, फॉरवर्ड शेयर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया 8,000 से, दो अकाउंट आपने डेबिट कर दिए। ठीक है, एक को 32,000 से दूसरे को 8,000 से, तो ये डेबिट होने वाले दोनों अकाउंट के टोटल हो गए 40,000। तो इसके अगेंस्ट में अब आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 40,000 से क्रेडिट कर सकते हैं। वही तो हमारे सामने समस्या थी, क्योंकि जब 400 शेयर फिर से रीइश्यू हो रहे थे तो उनका फेस वैल्यू 40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, लेकिन बैंक अकाउंट में केवल 32,000 डेबिट हुआ था। अब वो 8,000 का डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि उसको हमने फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में 40,000 से क्रेडिट कर दिया। इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 40,000 से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। तो देखिए एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक अकाउंट में 32,000, फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट में 8,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ये रेशियो की एंट्री। अब एक एंट्री केवल बकाया है, शेष है, जो फॉरवर्डेड शेयर रेशियो होने के बाद जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है उसकी एंट्री। अब कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा इसका कैलकुलेशन हम पहले कर चुके क्वेश्चन के जर्नल एनालिसिस शुरू होने से पहले, और हम देख चुके कि 8,000 रुपीज हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 8,000 रुपीज हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब उसको 8,000 को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री कैसी होगी? ये 20,000 जो पहले वाले शेयर होल्डर का हमने टोटल फॉरवर्ड किया था, उससे पहले फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब उसमें से 400 शेयर इशू करते समय 8,000 हमने फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये 8,000 फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में डेबिट करने के पश्चात भी अभी 12,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, सॉरी शेयर फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट, नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 8,000 फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में डेबिट करने के पश्चात भी फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में अभी 12,000 क्रेडिटेड है। अब उस 12,000 में से हमें केवल 8,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वो 12,000 जो क्रेडिटेड है उसमें से 8,000 यदि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो पहले उस 8,000 को फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट 8,000। ठीक है, और अब इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिए तो कैपिटल
कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8%. Forfeited shares account debit 8,000 to capital reserve account 8,000. ये कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाना है उसकी एंट्री हो गई. इस 8,000 को कहा जाता है गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. इसका नरेशन आपको लिखना होगा बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ऑफ 400 फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज हो गई. क्वेश्चन यहां समाप्त हो गया. धन्यवाद.